नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज में। दोस्तों, आज हमारे साथ है कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता महिमा सिंह जी, जो कि पेशे से सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील भी हैं और कांग्रेस के अंदर भी अच्छी भूमिका निभाते हैं। आज हम उनसे जो कल हमारा बजट आया है उसके विषय में बात करते हैं, जैसे कि कांग्रेस विपक्ष में एक मजबूती के साथ है और उनका क्या विचार है कल के बजट के बारे में, कि वो क्या कहना चाहेंगे जो कल बजट आया है। आपके चैनल का आभार कि आपने ये मंच हमें दिया। और कल जो बजट आया है सुमित जी, उसमें 2021 में 2020 की जितनी हताशा थी, जितनी निराशा थी, जो लोगों को उम्मीदें बंध गई थी, जो लोगों को ये लग रहा था ये बजट एक उम्मीद की किरण की तरह से सामने आएगा, उस सब पर सरकार ने पूरी तरह से पानी फेर दिया। सरकार ने न सिर्फ किसानों को हताश निराश कर रखा है, बॉर्डर्स पर वहां बैठे हुए हैं, उनको टीयर गैस और उनको वाटर कैनन्स और उनको हर तरह की उनके ऊपर प्रताड़नाएं की हैं। ये बजट के माध्यम से ऐसी मार दी है आम जनता को, मजदूरों को, कर्मचारियों को, कोई भी तबका हो, इस बजट में किसी के लिए किसी भी प्रकार का कोई ठोस जो है कोई आशावादी उसमें सोच बिंदु नजर नहीं आता। तो देखिए, हमारे मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, लॉकडाउन की मार उन पर पड़ी, अघोषित लॉकडाउन कर दिया, अचानक लॉकडाउन कर दिया, वो सड़कों पर उतर आने के लिए मजबूर हो गए, वो वहां पर अटक गए, अड़ गए। उनको जाकर के लोगों ने अपने अपनी कैपेसिटी में, व्यक्तिगत क्षमता में वो मदद मुहैया कराई जो दरअसल सरकार का, स्टेट का कर्तव्य था। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं संविधान के माध्यम से जो दिए गए हैं और जो सरकार के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी संविधान के मुताबिक, उनकी पूरी तरह से अवहेलना तो लॉकडाउन के दौरान की ही थी। अब ये जो बजट है, इससे पूरी तरह से उन्होंने लोगों को नाउम्मीद कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस को तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। ये एक तरह से ऐसा है कि आज तक जितनी पीएसयूज बनाई गई थी, बहुत हद तक तो बेच ही चुके हैं, बीएसएनएल को बेच चुके हैं, एलआईसी को बेचने की तरफ है। इस बजट में सीधे सीधे तौर पर इशारा किया गया है गेल, आईओसीएल, एचसी, एचपी जैसी जो कंपनीज हैं, उनको बेचने की तरफ इशारा किया है। ये इशारा किया है कि आपका जो लॉस हुआ है वो ये कंपनियां बेच करके हम पूरा कर देंगे। हरियाणा के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, सिर्फ अपने कुछ पूंजीपति मित्रों की सहायता करने के लिए, उनकी जेबें भरने के लिए। जिस तरह से किसानों के ऊपर ये मार मारी है कृषि बिलों की, वही काम इस बजट के माध्यम से आम जनता पर कर दिया है। 7th पे कमीशन के में जो डियरनेस अलाउंस बढ़ना था, मिलना था कर्मचारियों को, उसके बारे में कोई जिक्र इस बजट में आपको नहीं मिलता है। अब जुलाई में मिलेगा तो मिलेगा, पिछले साल तो वैसे ही हताश थे कर्मचारी, किसी ना किसी तरह से, कभी थाली बजवा करके, कभी ताली बजवा करके, किसी ना किसी तरह से लोगों को इन्होंने बांध के रखा हुआ था एक तमाशे के अंदर। और अब ये जो मकाम था इतना क्रिटिकल, उस पे भी कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी है। तो कांग्रेस तो पूरी तरह से इस बजट को एक धोखेबाज बजट मानती है, एक दो तरफा बजट मानती है, एक दोहरा बजट मानती है, कोई इसमें क्लैरिटी नहीं मिली है, और अवसरवादी बजट मानती है कांग्रेस इस बजट को। तो चलो, जैसे आप ये कह रहे हो कि इस बजट से आम जन को कुछ नहीं मिला या बिल्कुल बेकार बजट आपके कहने या कांग्रेस के कहने के मुताबिक ये है, तो कल जो हम बजट देख रहे थे, हमने अपने बजट को लाइव भी किया अपने चैनल के माध्यम से, और हमने टीवी स्क्रीन पर जैसे ही बजट अनाउंस हुआ और अपने शेयर मार्केट के सेंसेक्स में इतना उछाल एकदम देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं अगर लोगों ने उसको इंट्रोड्यूस किया, उसको अच्छा लगा, तभी बाजार ऊपर उठता है। लोगों को कैसे लगा? आपके इस प्रश्न का स्वागत करती हूँ। ये जो सरकार है, ये आज तक के इतिहास में एक ऐसी सरकार है जो उस हद तक प्रोपेगेंडा को लेके जा रही है जिस हद तक आज तक न किसी सरकार ने सोचा था। क्योंकि डिमोनेटाइजेशन करके, जीएसटी को बैकवर्ड एंट्री से, बैकडोर एंट्री से ला करके
अपनी जेबें इतनी तरह से भर चुकी है ये सरकार, और अब कृषि बिल तीसरा वार था, त्रिशूल का तीसरा शूल था वो अभी तक ये लोग नहीं लागू कर पा रहे हैं अपने पूंजीपति मित्रों की मदद से। ये सरकार एक ऐसी नीति तैयार कर रही है, आपने सेंसेक्स की बात की है, आपने स्टॉक मार्केट्स की बात की है। इस सरकार के मुखिया ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था कि 15 लाख आपके पास आएंगे। 15 लाख तो छोड़िए, ये तो हमारे पास जो था वो सब कुछ भी छीन कर ले जाने की ओर उतारू हैं। तो आप ये समझिए कि ये प्रोपेगेंडा की सरकार है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये जो कह रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, अब सरकार है, सरकार के ही बाशिंदे बैठे हैं सब जगह। ये जो बाहर रिपोर्ट्स जानी है, 26 जनवरी के दिन क्या हुआ आपने देखा, गणतंत्र दिवस पे आपने देखा, मैंने देखा, पूरे देश ने देखा, और मैंने वहां पर मौके पे भी देखा। जो मौके पे था, और जो क्षमा चाहती हूँ, आपका भी मीडिया चैनल है, लेकिन आप लोग जिस तरह से न्यूट्रली बात दिखा रहे हैं, जो गोदी मीडिया ने दिखाया, जो चीजें, जो प्रोपेगेंडा वहां से चलाया, वो बिल्कुल निंदनीय है, सरासर निंदनीय है। उसी तरह से स्टॉक मार्केट्स हो चाहे कुछ भी हो, इस सरकार के वशीकरण से तो कुछ भी बचा नहीं है। तो इसलिए देखिए, ये सब चीजें, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और की बात है। ये जनता है, ये धीरे धीरे अब सब समझने की तरफ चल रही है। ये जो स्टॉक मार्केट्स में आपको देखने को मिला आज की तारीख में, प्रोपेगेंडा छाया हुआ है लोगों के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं। तो इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे जनता को। आप आज किसी भी अर्थशास्त्री से बात करें बजट के ऊपर, उनकी राय ये है, बहुत अच्छा बजट है, लेकिन आने वाले वर्षों में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे, 2023 तक, 2024 तक। तो दूर के ढोल सुहावने वाली बात है। आप बैठे रहिए, इंतजार करते रहिए, जैसे 15 लाख खाते में आ गए हैं हम सबके, ऐसे इस बजट के परिणाम भी सामने आ जाएंगे। जैसे पिछले साल का बजट था, उससे भी एक दर्जा आगे दिखावे के मामले में बजट 2021 है, और कांग्रेस बार बार कड़े शब्दों में उसकी निंदा करती है। पर लेकिन एक बात तो हम देखो, अर्थशास्त्री नहीं है, हमें भी इतना नहीं पता, हम भी मीडिया में बैठे हैं, जो दूसरों की सुनते हैं अपनी भी सुना देते हैं। और आपसे जो अब ये बजट से, इसे कोरोना के टाइम में लगा लो कि जैसे कोरोना के अंदर इतनी मारी गरीबी, मतलब व्यापारियों के व्यापार खत्म हुए, नौकरियां छूट गई, सब कुछ हो गया, फिर भी जो अब दोबारा एक मार्केट में, शेयर मार्केट में 50,000 का जो उछाल लिया था, उसका कारण मतलब पूरे बाहर के मुल्कों ने भी इसका स्वागत किया कि इसके बाद भी मतलब इन्होंने अपनी मार्केट को संभाले रखा। उसमें क्या कहना चाहोगे? भारत की जीडीपी रिकॉर्ड लो पे है। जैसा आपने कहा, अर्थशास्त्री नहीं है हम, मैं तो कांग्रेस का जो है कार्यभार संभाल रही हूँ प्रवक्ता होने का। तो कांग्रेस की उस पर क्या राय है वो मैं आपको जरूर बता सकती हूँ। एक नागरिक होने के तौर पर मैं क्या सोचती हूँ वो जरूर बता सकती हूँ। वकील होने के तौर पे क्या सोचती हूँ वो जरूर बता सकती हूँ। ये जो टेक्निकल बिंदु है, इनका वक्त के साथ हमें जरूर देखने को मिलेगा, इनके बारे में इनके परिणाम देखने को मिलेंगे। अपना अपना आकलन कर रहे हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स। लेकिन जो स्टॉक मार्केट्स की उछाल है, मेरा ख्याल है कि कोई स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट उस पर टिप्पणी करे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देखिए हर चीज के बहुत से पहलू होते हैं। कोई भी जो परिस्थितियां होती हैं उसके बहुत से पहलू होते हैं। तो कल बजट तो था, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि पिछले एक साल में कल ही गिरा हो। मुझे तो याद है लॉकडाउन पीक पर था, उस समय पे भी सोने के जो भाव थे वो कई बार बहुत ऊपर गए, कई बार बहुत नीचे गए। तो बहुत सारे उसमें जो फैक्टर्स रहते हैं, और वो क्या फैक्टर्स होते हैं, मुझे लगता है उन्हीं क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो मैं जी, अभी आपने बीच में एक शब्द बोले थे कि ये, या कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने बोले हैं बीच में, ये अवसरवादी बजट है या कुछ और कह सकते हैं, तो ये धोखेबाजी बजट। तो कैसे कहा आपने, मतलब इसके बारे में क्यों कहा आपने? हमारे तमाम बड़े नेताओं ने कहा है, हमारी माननीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने कहा है कि धोखे का बजट है, श्री रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा है, माननीय श्री राहुल गांधी जी ने भी कहा है, चिदम्बरम जी जो पहले वित्त मंत्री रहे उन्होंने भी कहा है ये धोखेबाजी का बजट है। और मैंने इसमें जोड़ा कि ये अवसरवाद का बजट है। वो इसलिए है अवसरवाद का बजट ये सुमित जी, क्योंकि आप ये देखिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हाल ही में एक नए परिवेश में आ गए हैं। वो ऐसा लगता है जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का पुनर्जन्म हो रहा हो। जैसे ही बंगाल चुनाव नजदीक आए
तो वो वैसे परिवेश में आ गए, बिल्कुल वो जब पंजाब जाते हैं तो सिख बन जाते हैं। ऐसा अभिनेता तो हमने, मतलब नेता तो वो है ही, पर ये भी उनकी एक कला है, अभिनेता है वो। अवसरवादिता क्या होती है? अपॉर्चुनिज्म, अपॉर्चुनिस्ट है। क्यों है? और जैसे खुद है वैसा ही उनका बजट है। देखिए वो रविंद्रनाथ टैगोर के परिवेश में आ गए। उनकी जो पार्टी है वो अचानक ही यकायक सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने लग जाती है। पिछले 7 साल में मनाई हो हमें तो याद नहीं है कि जैसे पटेल को अब ये लोग पटेल पर काबिज होने लगे हैं। पटेल जीवित होते तो उनकी आत्मा शर्मसार होती। अवसरवादिता इसलिए भी है, कल के बजट के बारे में ये बात बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। वैसे तो देखिए कोई भी महिला अपने आप में डिग्निफाइड होती है, अपने आप में सुंदरता खूबसूरती की बात जो है वो तो अपनी जगह है। कोई भी परिवेश, कोई भी परिधान अपने आप में ग्रेसफुल है। साड़ी एक बड़ा ग्रेसफुल परिधान है। लेकिन कल हमारी वित्त मंत्री महोदया ने जो साड़ी पहनी बजट पेश करने के लिए, अब ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बंगाल के लोग जान गए हैं। वो बंगाल की लाल पारकी साड़ी है, जो कि वहां सिर्फ विशेष अवसरों पर पहनी जाती है। तो देखिए, अब आप मान लीजिए कि हमसे पहली बार मुलाकात करें और आप हो बिहार के और हमने बिहार का कुछ खास परिधान पहना हो, तो आप एकदम जो है भावुक हो जाएंगे, जुड़ेंगे कि अच्छा, इसका मतलब जो है महिमा जी वहां से जुड़ाव रखती हैं। आपको कोई, आप महाराष्ट्र में बैठे हो और धोती कुर्ता में कोई हरियाणा का मिल जाए तो एकदम से जुड़ाव महसूस होगा। तो आज बंगाल के लोग वहां बैठकर जो है यहाँ से इस अवसरवादिता के शिकार होने की तरफ जा सकते हैं। अवसरवादी बजट इसलिए है कि एक तरफ हमारे रविंद्रनाथ टैगोर का रूप धर रहे प्रधानमंत्री महोदय हैं, दूसरी तरफ वित्त मंत्री महोदया हैं जो लाल पारकी साड़ी पहनकर और खुद तमिलनाडु की हैं। और आप देखेंगे कि बजट के अंदर बहुत विशेष स्थान मिला है तमिलनाडु और बंगाल को, और भी ऐसे राज्यों को। खास बात है, आज तक का ऐतिहासिक बजट कह रही है भाजपा इसको, वाकई ऐतिहासिक है इस मामले में कि उसमें आपको ऐसी अवसरवादिता दिखेगी जैसे आज तक इस देश के किसी भी बजट में नहीं देखने को मिली होगी। तो बंगाल के लोगों को दिखाना है तो वहां के हिसाब से खुश कर देंगे, तमिलनाडु के लोगों को दिखाना है तो वहां के लोगों को खुश कर देंगे। इसलिए एक अवसरवादी बजट है। और दूसरा, मैंने ये भी कहा कि दोहरा है, दो तरफा है, डुअल कैरेक्टर वाली बात है। एक तरफ आप पेपरलेस बजट पेश कर रहे हैं, धोखेबाज बजट कहा हमारे नेताओं ने इसको, और बिल्कुल डंके की चोट पर कहते हैं कि धोखेबाजी का बजट है। एक तरफ आप अपने प्रदेशों से, दिल्ली से, जो राष्ट्रीय जो हमारा नेशनल कैपिटल है, वहां पर आप इंटरनेट बंद कर रहे हैं। आप किसानों की बात पहुंचाने और वहां तक हमारी बात पहुंचने देने के अवसर, उसके रास्ते बंद कर दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं पेपरलेस बजट है, हम डिजिटल इंडिया की बात रख रहे हैं। तो ये कैसा दोगलापन है? ये किस तरह का आपका चरित्र है? ये सारी जनता को अब दिखाई दे रहा है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इंटरनेट सभी का बन रहा है 3 दिन। तो कितनी हताशा, कितनी निराशा, कितनी तंगी। आपने डिमोनेटाइजेशन करके तो देश को बोल दिया कि डिजिटल इंडिया हो गया है, अब सारी पेमेंट्स। अब जब लोग पेटीएम और ये इन एप्स को, जिनको प्रधानमंत्री ने प्रमोट किया अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ पीएमओ, वो एप्स तो इंटरनेट से चल रही थी। अब 3 दिन सारा जो जनजीवन है वो एकदम से स्थिर पर आ गया। तो इसलिए ये धोखेबाजी का बजट है, ये अवसरवादिता का बजट है। और मैं कांग्रेस की आवाज को बुलंद करते हुए इस बात को बार बार कहती हूं। जैसे अभी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और किसानों के फेवर में किसान एसएस लगाया है, तो आमजन के लिए इसमें क्या डिफरेंस रहेगा दोनों के लिए? ठीक बोला है आपने। कृषि सेस लगाया है, कृषि उपकर लगा दिया है, पेट्रोल पर, डीजल पर, लिकर पर, अल्कोहल पर, और भी बहुत सारी चीजों पर। एक तरफ तो आप कृषि सेस लगा रहे हैं, कृषि के नाम पर उपकर ले रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में आप क्रूड ऑयल के दाम देखें क्या है। और हमारे साथ की ऐसे बहुत से और राष्ट्र हैं जो हमसे बहुत कम दामों पर पेट्रोल डीजल अपने लोगों को मुहैया करा रहे हैं। क्योंकि ये तो देखने वाली बात है, बिना पेट्रोल के, बिना डीजल के तो जनजीवन की गाड़ी चलने वाली नहीं है। और लिकर से, अल्कोहल से सरकार बहुत सारा जो है वो इजाफा मुनाफा कमाती है, ये भी जग जाहिर बात है। तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये तो मेरी बात को और पुख्ता करता है, मेरी यानी कांग्रेस की बात को। ये जो कृषि सेस है वो और पुख्ता करता है, जो किसान की लड़ाई
किसान लड़ रहा है और हम किसान की लड़ाई को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं पहले दिन से, जब से ये अध्यादेश के माध्यम से कृषि बिल लाए गए थे। एक तरफ तो आप कृषि बिल लाते हैं बिना किसी कृषि से, बिना किसी कृषि एक्सपर्ट से चर्चा किए हुए, उसके बाद कृषि सारे वहां आकर के बैठ जाते हैं। कृषकों को जो आपने रास्ता बताया, जो पाथ तय किया, वो रास्ता हटा करके आप दूसरा रास्ता खोल देते हैं और उसके बाद फिर सरकार के ही जो नुमाइंदे हैं वो ये बात फैला देते हैं। और अभी पथराव हुआ परसों सिंघू बॉर्डर पर, वहां पर पाया गया कि वो जो महोदय वहां पथराव कर रहे थे, उन्हें जजमान की पत्नी वहां से विधायक हैं, वहां से भाजपा की सदस्या हैं, तिरंगे के अपमान की बात ये कर रहे थे। बहुत सारे चित्र उपलब्ध हैं जहां पे आप देख सकते हैं, कहीं तिरंगे पे पैर रख के इनके नेता खड़े हुए हैं, कहीं तिरंगे का केक काट रहे हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री। तो ये सरकार जो है ऐसी ऐसी दोहरी बातें करने वाली सरकार है। और ये इसी तरह से जो कृषि सेस लगा करके दिखा रहे हैं कृषकों को कि हम आपके भले में कर रहे हैं। अब ऐसा कैसा भला जो कृषकों को ही पता ही नहीं चल रहा है कि उनका भला हो रहा है। तो ये है। और चाहे रक्षा की बात है, ये स्ट्राइक्स करवाते हैं, एयर स्ट्राइक्स करवाते हैं, बालाकोट करवा दिया, पुलवामा करवा दिया, सच्चाइयां सबको मालूम है जो भीतर है। सिर्फ एक ही ऑपरेशन करवा सकती है ये सरकार, वो है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करवा रहे हैं, अपना फोटो। बाकी रक्षा का कोई, डिफेंस का कोई नामो निशान नहीं था इस बजट में। शिक्षा, हेल्थ केयर और चीजों की जो बात की गई उसके ऊपर भी कोई ठोस नीति, कोई ठोस प्लान नहीं था। पेट्रोल डीजल के दाम, ये जो कृषि सेस की आप बात कर रहे हैं, कल ही मैं एक डिबेट पर थी और वहां पर एक कृषक नेता उस डिबेट पर मौजूद थे। उनसे यही बात जो आपने पूछी थी, तो उन महोदय ने वहां यही जवाब दिया। उन्होंने कहा कृषि को तो डीजल सस्ता चाहिए, कृषक को तो डीजल सस्ता चाहिए। ये कृषि सेस लगा के क्या आप कृषक को सेस ये माफ करने वाले हैं? हमारे लिए तो डीजल सस्ता कर दीजिए, हमारे लिए तो ट्रैक्टरों पर जो जीएसटी आपने बढ़ाकर के 28% किया, उसको सस्ता कर दीजिए। देखिए, जीएसटी और कृषि दोनों राज्य सूची के मुद्दे थे। मुद्दे से थोड़ा सा अलग तरफ निकल रही हूँ, लेकिन ये बात यहाँ गौरतलब है और ये इस पूरी बात के दायरे में आती है ये बात कि ये राज्य सूची के मुद्दे हैं। इस सरकार ने हर जगह अपनी मनमानी की है, जनता के ऊपर अपनी जोर आजमाइश की है। जैसा मैंने पहले भी कहा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और ये जो आम भाषा को आम बात समझ में आती है, 1.5 घंटे की भाषा में डिफेंस का नामो निशान नहीं। और फिर जैसे ही कोई मौका आएगा, कोई अवसर आएगा, तो फिर कोई स्ट्राइक करके दिखा देंगे, फिर कोई उड़ी कर देंगे, फिर कोई बालाकोट कर देंगे। तो ये दिखावे की सरकार है, ये हाथी के दांतों की सरकार है। तो इसलिए जनता अब जानने लगी है, जनता समझने लगी है। और कांग्रेस, जैसे कि हमारे नेता राहुल गांधी इकलौता विपक्ष इस देश का, अब इस बात को पुख्ता करती रहेगी। कांग्रेस जनजीवन के हित में जहां जहां आवाज उठाने की जरूरत है उठाती रहेगी, उठाती आई है, उठाती है और उठाती रहेगी सदा। धन्यवाद महिमा जी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता महिमा सिंह जी। इन्होंने एक अच्छे प्रवक्ता की तरह हमें हमारे सवालों का जवाब दिया है। इनका स्वागत करते हैं अपने हरियाणा मीडिया न्यूज चैनल पर और धन्यवाद करते हैं कि ये हमारे साथ आए।